कि शत्रु पहचानना होता है। आपको सत्ता बताती है कि एक मजहब को मानने वाले लोग आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं। फिर आपको तय करना होता है कि मंडल कमीशन का विरोध किसी मुसलमान ने किया हो तो जरा उसका नाम बता देना। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का विरोध आज तक किसी मुसलमान ने किया हो तो उसका नाम बता देना। ज्योतिबा फूले सावित्रीबाई फूले का विरोध में कोई मुसलमान खड़ा हो तो बता देना। सबसे बड़ा आंदोलन धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर इसलिए किया जाता है कि जाति जनगणना की बात खत्म हो जाए, हिस्सेदारी की बात खत्म हो जाए। आजकल बीजेपी वाले प्रचार कर रहे हैं कि बाबा साहब का अपमान कौन किया, उनको भारत रत्न नहीं दिया, उनके नाम पर छुट्टी नहीं की। बाद में बाबा साहब को भारत रत्न मिला जब सोशलिस्ट लोगों की सरकार दिल्ली में थी। और मैं याद करना चाहता हूं वीपी सिंह को, मंडल आंदोलन के तमाम मसीहाओं को, चाहे वो शरद यादव हो, लालू प्रसाद यादव हो, चाहे वो मुलायम सिंह यादव हो, चाहे वो मान्यवर कांशीराम हो, जिन्होंने आंदोलन किया था कि मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाने के समय जो 3 क्लॉज दिए, आर्टिकल 340, आर्टिकल 15(4), आर्टिकल 16(4), जिससे ओबीसी को उसका हक और अधिकार मिलने का रास्ता बना था, उस ओबीसी के आंदोलन में पहला त्याग पत्र दे करके क्रांति का काम करने वाले नायक थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उन्होंने हिंदू कोड बिल और ओबीसी को आयोग न बनाए जाने की शिकायत करते हुए 3 मुद्दों पर पूरे कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। आज संविधान बनने के 75 साल पूरे हो गए और 75 साल बाद इस देश की 90% कमेरा आबादी का सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज कितने हैं, उंगलियों पर भी गिन नहीं सकते। इस देश में नई शिक्षा नीति लागू हो गई है, हेफा बना दिया गया है, सरकार पैसा वो शिक्षा में नहीं देती, एजुकेशन बजट 10 साल में आधा कर दिया गया है, फेलोशिप बंद कर दी गई है और इस देश को कोई चिंता नहीं। न पढ़ेगा इंडिया न सवाल पूछेगा इंडिया, और जब न पढ़ेगा इंडिया न सवाल पूछेगा इंडिया तो मजहब के नाम पर लड़ेगा इंडिया। और उत्तर प्रदेश में अगर आपने इसको नहीं रोका, अपने वैचारिक दुश्मन को नहीं पहचाना और इसी बात में लड़ते रह गए कि हम ओबीसी दलित आपस में लड़ जाएं, इसलिए मेरी गुजारिश है मेरे लोगों, जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए। जंग अगर भाई से हो तो हार जाना चाहिए। अगर ओबीसी और दलित के बीच कोई झगड़ा हो तो जो बड़ा हो उसको अपनी बात खत्म कर लेनी चाहिए। आपस में लड़ाई नहीं करो, हमारी नाक लंबी हो गई, दिल छोटा हो, इसलिए हमें सारी कमी अपने लोगों में नजर आती है। इसीलिए हम आपस में बटे हैं, आबादी 90% है और हम कहीं भी नहीं सकता। बहुत बहुत धन्यवाद संचालन कर रहे हमारे अग्रज सामाजिक न्याय महासम्मेलन सहारनपुर के इस परिसर में आए हुए आप सभी सम्मानित लोगों को, सम्मानित मंच को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, इनकलाब जिंदाबाद। सबसे पहले सामाजिक चेतना फाउंडेशन का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं
जिन्होंने आज सामाजिक न्याय महासम्मेलन आयोजित किया और हमें आपसे मिलने का एक मौका, एक बहाना, एक जरिया मुहैया कराया है। मंच पर बहुत सम्मानित लोग बैठे हैं। हमारे वैचारिक अग्रज, वैचारिक संघर्षों के साथी रहे न्यायमूर्ति आदरणीय वीरेंद्र यादव जी, आदरणीय बीडी नकवी साहब, इस आयोजन के मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति मुबारक अली खान साहब और तमाम और हमारे सम्मानित साथी हैं। दिल्ली से हम साथ में जिनके आए, दिल्ली विश्वविद्यालय के संघर्षों के अग्रज और दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर डॉक्टर सूरज मंडल जी, और अभी हमसे पहले हमारे वैचारिक साथी एडवोकेट मयंक यादव जी। अच्छा होता कि वो अपनी और बात कह पाते और हम उन्हें सुनते, क्योंकि कुछ रिश्ते पारिवारिक होते हैं, सामाजिक होते हैं, लेकिन कई बार ये महसूस होता है कि उन रिश्तों से कई कदम आगे बढ़ते हैं। जो गहरे रिश्ते बनते हैं वो वैचारिक रिश्ते होते हैं, और मैं उन तमाम लोगों को महसूस करता हूं कि हमारा रिश्ता वैचारिक रिश्ता है, इसलिए हम मंच पर एक गुलदस्ते की तरफ बैठे हुए हैं। ये देश, ये समाज बहुरंगी है। अलग अलग रंग के लोग जैसे बगीचे को खूबसूरत बनाते हैं अपने बाशिंदों से, अपने नागरिकों से। भूगोल के नक्शे पर खींच दी गई लकीरों के बीच आने वाले जमीन के टुकड़े से कोई राष्ट्र नहीं बनता है। कोई राष्ट्र तब मुकम्मल बनता है जब वहां के लोगों को हक, हुकूक, हिस्सेदारी, सम्मान और संसाधनों में बराबर की भागीदारी मिलती है। वहां के लोग अगर शामिल नहीं है किसी राष्ट्र के बनने की प्रक्रिया में, वहां के लोगों को आपस में अगर बांटा जाए, लड़ाया जाए, कमजोर किया जाए, तो कोई भी देश, कोई भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। सबको सबके हिस्से का हक, अधिकार मिले, सम्मान मिले, इसी विचार का नाम है सामाजिक न्याय का विचार, जो आज की संगोष्ठी का मूल विषय है कि भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय के विचार की अवधारणा है। हमारे विचार में सामाजिक न्याय का विचार का मतलब यह है, पहले पुराने लोग हैं वो सब जानते होंगे, आप सब लोग महसूस करते होंगे, इसी देश में जाति के नाम पर ऐसे बांटा गया कि एक ही गांव में कौन किस सामाजिक हैसियत से है, इससे अलग अलग टोले बने और वो टोले जातियों के नाम पर बने। मैं गलत कहूं तो मुझे सुधारिएगा। आप जाइएगा किसी गांव के दक्षिण टोले में तो वो किसकी बस्ती होगी, वो जाति के नाम पर तय किया। रास्ते पर कौन चलेगा और किनके दरवाजे से कौन चप्पल पहनकर नहीं जा सकता, कौन घोड़ी पर बैठकर नहीं जा सकता, कौन बारात लेकर नहीं जा सकता, कौन पढ़ने नहीं जा सकता, कौन कौन सा काम करेगा और कौन सा नहीं कर सकता, इसे लिख करके इस देश में बांट दिया गया। इंसान और इंसान में फर्क पैदा करके उस व्यवस्था ने इस देश में बंटवारा कर दिया।
और आजकल इसी उत्तर प्रदेश के कुछ लोग कहते हैं कि बटेंगे। हम तो उनसे पूछते हैं, साहब बांटा किसने? किसने बांटा था? इस देश में इंसान और इंसान को अलग कर दिया। और इसलिए मैं कहता हूं कि हमारी पीढ़ी के लोग, मयंक भाई के, हम सारे लोग जो संघर्ष करते हैं, कभी मौका मिले तो फिर हम लोग मिलेंगे और सुनिएगा कि हमारे बीच में कितने अच्छे वकील हैं। महेंद्र मंडल, जो सामाजिक न्याय सामाजिक चेतना फाउंडेशन, उन्होंने जब इस कार्यक्रम के लिए कहा, और चूंकि हम सब के बहुत सम्मानित न्यायमूर्ति वीरेंद्र जी का जब कोई फोन आए, कोई आदेश हो, तो इसे हम लोग टाल नहीं पाते। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी और सूरज सर ने बोला भी कि मैं सीधे हैदराबाद से आ रहा, और कल 17 जनवरी था। हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में 2 बार जेआरएफ क्वालिफाई करने वाला एक नौजवान, एक बार साइंस के कोर्स से और एक बार सोशल साइंस में, उस नौजवान को जो हैदराबाद विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहा था, रिसर्च कर रहा था, जिसकी मां, कल मैं उनके साथ था उस मंच पर, रोते हुए रोहित वेमुला की मां ने कहा कि रोहित डॉक्टर बनना चाहता था, मेरे पास पैसे नहीं थे, हमने एक विश्वविद्यालय में उसको एडमिशन दिला दिया। और रोते हुए उन्होंने कहा कि मैं आज भी पछताती हूं, 9 साल बीत गया कि मैंने क्यों इस विश्वविद्यालय में अपने बेटे का एडमिशन कराया, जिस विश्वविद्यालय ने मेरे बेटे को मार डाला। और किस बात पर मारा? यही वक्त था, आज 18 तारीख है, कल 17 जनवरी थी, और इसी 17 जनवरी को 1 महीने पुराना विवाद कि उसी विश्वविद्यालय में एक संगठन, जो नागपुर का संगठन है, जो कहता है कि इस देश में केवल पितृभूमि वाले लोग रहेंगे, जो ये देश है वो एक धर्म वालों का होगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान ये कहता है कि देश का कोई धर्म नहीं होगा, नागरिकों को पूरा अधिकार होगा, वो जो धर्म माने, जो इबादत करे, जिस मंदिर में जाए, लेकिन मुल्क का कोई भी मजहब नहीं है। और वो संगठन जो नागपुर से 100 साल पहले एक मिशन, एक एजेंडा लेकर के चलता है कि इस मुल्क को एक मजहब का मुल्क बना देना, और इसके नाम पर दंगे फसाद की खेती करते हैं, उन्हीं के संगठन के विद्यार्थी वो झगड़ा करते हैं अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन से। उसके बाद विश्वविद्यालय जिनसे झगड़ा होता है, इन्हीं अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन के 7 विद्यार्थियों के ऊपर मुकदमा कर देते हैं। वही विश्वविद्यालय है और ये नए भारत का विश्वविद्यालय है, और वो मुकदमा उन्हीं के ऊपर, उनके ऊपर ही मारपीट, उन्हीं के ऊपर मुकदमा। और जब वो लेटर लिख करके कहता है कि न्याय मिले, तो कुलपति उसे ही फेलोशिप बंद कर देते हैं और कहते हैं कि इनका सामाजिक बहिष्कार हो जाना चाहिए। इस मंच पर 3 बड़े न्यायाधीश बैठे हैं, और मैं तो इन तीनों अपने वरिष्ठ लोगों का इस बात के लिए हौसला अफजाई करने के लिए आपसे गुजारिश करूंगा कि रिटायर होने के बाद लोग अपने अपने फार्म हाउस में अपना बेटा बेटी सेटल करके एंजॉय करते हैं, और जिसका समाज से रिश्ता होता है वो आपके बीच में लौट करके आते हैं कि समाज जागेगा तभी हमारा मतलब है। ऐसे लोगों की हिम्मत बननी चाहिए हमें, जो वापस लौट कर ये कहते हैं कि सहारनपुर में कार्यक्रम होगा। हमने निवेदन किया कि रविवार को नहीं आ सकते, तो 18 को हुआ, और इस कार्यक्रम में भी अभी महेंद्र बता रहे थे कि हर जगह पोस्टर बनन 1 बजे का लगा हुआ, और विपरीत परिस्थितियों में इसे 2 घंटे लेट करना पड़ा। इसकी वजह से यहां पर संख्या भी कम है, कुछ कुर्सियां खाली हैं। कोई पूछेगा कि इतनी भीड़ काफी नहीं, तो जाके कहना उसे क्रांति के लिए एक शख्स भी पर्याप्त है।
और भीड़ कभी भी किसी जगह पर बदलाव की लड़ाई नहीं लड़ती, भीड़ केवल पीछे पीछे चलती है। क्रांतिकारी वो है जो भीड़ को दिशा दिखाते। इसलिए आज सामाजिक न्याय सम्मेलन को उस क्रांति की लौ की तरह सहारनपुर से लेके चलिएगा और गांव गांव पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है कि ये देश किसी नागपुर के संगठन से नहीं चलेगा, ये देश किसी मजहब की किताब से नहीं चलेगा, ये देश चलेगा तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान से चलेगा और संविधान के मुताबिक इस देश को सबका देश बनेगा। और इसलिए मैं विपरीत परिस्थितियों में आ नहीं पा रहा था, लेकिन डॉक्टर सूरज मंडल और तमाम लोग उन्होंने कहा कि नहीं आना है, तो ऐसे कार्यक्रमों में आकर होता क्या है, कोई ऐसी बात नहीं जो आप न जाने। लोग सामने बैठे होते हैं और जो मंच पर बैठे होते हैं, कई बार मयंक भाई मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि जितनी उम्र हम लोगों की है उतनी उम्र जिन्होंने संघर्षों में खपा दी वो यहाँ बैठे होते हैं। उनके सामने हम नई बात कौन सी करने आए हैं, हम तो आपसे हिम्मत और हौसला लेने आए हैं कि इस क्रांति की लड़ाई में हम लोग मिलकर के लड़ाई को आगे बढ़ाएं। तो आप ये प्रेम और सम्मान जो देते हैं और इस तरह के आयोजनों का जो मकसद होता है कि जब भी यहां हम आते हैं तो ये महसूस करते हैं कि बदलाव की लड़ाई में हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ इतना बड़ा कारवां खड़ा हुआ है। और इसलिए इस कार्यक्रम से जब लौटिएगा, जब ये कार्यक्रम खत्म होगा, तब इस कार्यक्रम का असली काम शुरू होगा। वो शुरू ये होगा कि इस कार्यक्रम में जो बात हो कि बाबा साहब के संविधान पर कैसे खतरा है, किससे खतरा है और कैसे संविधान को बचाएंगे हम, इस आवाज को गांव तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। और ये जिम्मेदारी हमें जोखिम उठाकर लेनी होगी। बहुत सारे चीफ जस्टिस वकील से सीधे जज बनते हैं। थोड़ा जोखिम मैं उठा लेता हूं, 3-3 लोग बैठे हुए न्यायपालिका से और हमारे बहुत बहुत संघर्षों के साथ ही एडवोकेट मयंक भाई भी बैठे हुए हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में। चाहे वो 13 पॉइंट रोस्टर का मामला हो, चाहे वो SC/ST एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट से जब छेड़खानी हुई तब का संघर्ष हो, डॉक्टर सूरज मंडल, डॉक्टर मयंक जी हैं, एडवोकेट मयंक जी और दिल्ली विश्वविद्यालय के बहुत सारे लोग, उंगलियों पर गिनने वाले लोग थे सर। और उस विश्वविद्यालय में इन आंदोलनों को खड़ा किया जो मंडल विरोधी आंदोलन का केंद्र हुआ करता था। और वहां सूरज मंडल साहब बैठे हुए हैं, आदरणीय BP मंडल साहब के प्रपौत्र हैं। एक वैचारिक व्यक्ति जब हमारे बीच में बैठ करके उसी विश्वविद्यालय में हम चंद लोग थे, हम जानते थे कि जब हम लड़ाई लड़ेंगे तो नौकरी पर खतरा आएगा, हम जानते थे कि जब हम हक और सच की बात कहेंगे तो जालिमों को चूहेंगे। इसलिए आज मयंक भाई अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जबकि इनसे कम मेरिट वाले लोगों को बहुत बड़े बड़े ओहदे मिल गए। डॉक्टर सूरज मंडल, आज तक इनका प्रमोशन रुका हुआ है। डॉक्टर रतन लाल, उनको टारगेट किया जाता है और जो कुंजी लिखते हैं, 1.5 पन्ने का आर्टिकल लिखते हैं, वो सारे प्रोफेसर बड़े बड़े कमेटी और बड़े बड़े पदों पर बिठा दिए गए हैं। इसलिए समाज को ऐसे लोगों के साथ खड़ा होना होगा जो समाज के लिए कुर्बानी देने को तैयार। तो वो लड़ाई लड़ने वाली टीम होती है, एक लोगों का जुनून होता है, लेकिन लड़ाई किससे लड़नी है? और मैं क्यों तीनों न्यायमूर्तियों के सामने ये बात कहता हूं? बड़े बड़े वकीलों को जज बनाया कॉलेजियम सिस्टम ने, और जज बना करके कोई एक दिन फैसला सुनाया। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि आयोजकों को मुश्किल ना हो, उत्तर प्रदेश है, आयोजन खत्म होने के बाद आजकल बुलडोजर थोड़ा रुका हुआ है, लेकिन फर्जी मुकदमा बहुत लग रहा है, उस आपको हमसे बेहतर आप जानते होंगे। एक भी थाना ऐसा नहीं है जिसमें हमारे यहाँ दलित, पिछड़े, आदिवासी और मुसलमान का क्या है, वो तो सबसे बड़ा विलन बना ही दिया गया है। दाढ़ी टोपी देख करके जिसको चाहो पूरी कौम को तुम बदनाम कर दो। यही काम रिजर्वेशन के साथ किया गया। आरक्षण वाले आते हैं
तो पेट में कैंची छोड़ देते हैं। बताओ पुराने लोग, ये बाम सेब के भी बहुत सारे लोग बैठे, बताइए गलत कह रहा हूं कि सही कह रहा हूं? चुटकुले बनाए हैं कि नहीं आरक्षण पर, कि ये दलित पिछड़े जाते हैं तो पेट में कैंची छोड़ देते हैं, और जो ये करोड़ रुपए डॉलर दे करके डोनेशन के पैसे से आते हैं वो क्या छोड़ते हैं? वो आरक्षण जो आर्थिक आरक्षण था उसका क्या हुआ? और आजकल तो ईडब्ल्यूएस आरक्षण भी मिल गया। मेरिट के नाम पर विश्वविद्यालयों में आरक्षण नहीं लागू होने दिया गया, और आजकल जब 10% आबादी को 10% आरक्षण मिल गया, नागपुर का संगठन अपने बेचारे के लोगों को ऐसे मदद करता है। जिसके लिए आंदोलन नहीं हुआ वो आरक्षण इसने दे दिया। और वो याद है 13 पॉइंट रोस्टर का आंदोलन जब हम लोग जीते थे, उसके तुरंत बाद ईडब्ल्यूएस आरक्षण उन्होंने लागू कर दिया था। और ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू किया जिसके लिए कोई मांग नहीं, कोई आंदोलन नहीं। एक विचार है नागपुर के आरएसएस का, और उनके गुरु गोलवलकर ने अपनी किताब बंच ऑफ थॉट में लिखा हुआ है, पेज नंबर के साथ मैं आपको कोट करके बताऊंगा कि इस देश में आरक्षण शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी को नहीं होना चाहिए, आर्थिक आधार पर यानी इकोनॉमिक बेस पर आरक्षण मिलना चाहिए। 80 साल बाद जब उनको मौका मिला तो अपने विचार को उन्होंने देश में थोप दिया। हमारे लोगों को मौका मिला तो हमारे लोग तो चूक गए। जो लड़ाई लड़ी थी मंडल आंदोलन की, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाने के समय जो 3 क्लॉज दिए, आर्टिकल 340, आर्टिकल 15(4), आर्टिकल 16(4), जिससे ओबीसी को उसका हक और अधिकार मिलने का रास्ता बना था, उस ओबीसी के आंदोलन में पहला त्याग पत्र दे करके क्रांति का काम करने वाले नायक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उन्होंने हिंदू कोड बिल और ओबीसी को आयोग न बनाए जाने की शिकायत करते हुए 3 मुद्दों पर पूरे कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। आजकल बीजेपी वाले प्रचार कर रहे हैं कि बाबा साहब का अपमान कौन किया, उनको भारत रत्न नहीं दिया, उनके नाम पर छुट्टी नहीं की। लेकिन चलो, बाद में बाबा साहब को भारत रत्न तब मिला जब सोशलिस्ट लोगों की सरकार दिल्ली में थी। और मैं याद करना चाहता हूं वीपी सिंह को, मंडल आंदोलन के तमाम उन मसीहाओं को, चाहे वो शरद यादव हो, लालू प्रसाद यादव हो, चाहे वो मुलायम सिंह यादव हो, चाहे वो मान्यवर कांशीराम हो, जिन्होंने आंदोलन किया था कि मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। मान्यवर कांशीराम के आंदोलन, वो सब मिलकर के मंडल की आवाज उठाए और मंडल कमीशन लागू हुआ। मंडल के विरोध में जो कमंडल लेकर निकल गया, आज वही अपने को सबसे बड़ा ओबीसी का हितैषी बनकर के देश का निजाम बना रहा है। उस रथ यात्रा की नुमाइंदगी कौन कर रहा था? और तब वो ओबीसी में नहीं थे, तब वो गुजरात में फिर बाद में पहुंचे, गुजरात में भी ओबीसी में नहीं थे। अब वो कहते हैं कि सबसे बड़े ओबीसी कौन? हम। और 11 साल हो गया सूरज सर, आज तक प्रधानमंत्री ने मंडल कमीशन का नाम तक कभी नहीं लिया है, बस का नाम नहीं लेते। जाति जनगणना इस देश का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। हम जानना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट के जस्टिस, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं, उनमें कितने लोग इस देश के 90% आबादी के पहुंचे? क्या इस देश को जानने का हक नहीं है? आजादी के 75-77 साल हो गए, संविधान बनने के 75 साल पूरे हो गए, और 75 साल बाद इस देश की 90% कमेरा आबादी का सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज कितने हैं? उंगलियों पर भी गिन नहीं सकते आप। कहां है हमारे लोग? विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर कितने हैं? ये गिनना पड़ेगा हमें। और मीडिया में कितने हैं? देश चलाने में कितने हैं? उद्योग में कितने हैं? और हम कहीं नहीं हैं। इसीलिए तो जब जाति जनगणना की बात हुई तो उसका विरोध किसने किया, ये भी इस देश को आज घर घर जानने की जरूरत है। और कौन कहा था कि अब की बार 400 पार ताकि देश का संविधान बदलना? भूले तो नहीं है। और उत्तर प्रदेश में जब आता हूं जब भी, तो उत्तर प्रदेश वालों को एक बधाई तो देता हूं कि आपने 43 सीटों पर उनको हराया और देश के संविधान को बचाया है। इसलिए उत्तर प्रदेश वालों को इसके सबसे बड़ी खुशी है। अगर यही पूर्ण बहुमत की सरकार होती
तो आज देश में क्या हो रहा होता है इसकी कल्पना आप भी कर सकते हो और मैं भी कर सकता हूं। वक्त बहुत हो गया है और बहुत वरिष्ठ लोग बोलेंगे, इसलिए मैं केवल गुजारिश करके अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। गुजारिश इस बात की कि शत्रु पहचानना होता है। आपको सत्ता बताती है कि एक मजहब को मानने वाले लोग आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं। फिर आपको तय करना होता है कि मंडल कमीशन का विरोध किसी मुसलमान ने किया हो तो जरा उसका नाम बता देना। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का विरोध आज तक किसी मुसलमान ने किया हो तो उसका नाम बता देना। ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले का विरोध में कोई मुसलमान खड़ा हो तो बता देना। और सबसे बड़ा विलन धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर इसलिए किया जाता है कि जाति जनगणना की बात खत्म हो जाए, हिस्सेदारी की बात खत्म हो जाए। जो हमारी हक और हिस्सा है उस चीज को लाने की बात, जो लड़ाई की है उसी लड़ाई को पूछा था हमने। शिक्षा बर्बाद इसीलिए की गई है कि समझदारी खत्म कर दी जाए, और जब समझदारी खत्म हो जाएगी तो अचानक कोई आके बोलेगा कि धर्म खतरे में है, चलो बजाने, वहां मस्जिद के सामने डीजे बजाना है, वहां झंडा उतार के अपने झंडे का लगाना है और वहां जाके हमला करना है। और जो पढ़ी लिखी भीड़ नहीं होगी वो उस भीड़ का शिकार हो जाएगी। ये उत्तर प्रदेश है, अगर कांवड़ यात्रा लेकर जाओगे तो हेलीकॉप्टर से फूल बरसाया जाएगा। आजकल तो कुंभ लगा है, कोई विरोध किया क्या? आज तक कोई विरोध किया कि कुंभ में मत जाओ, लेकिन कोई सरकार हजारों करोड़ रुपए खर्च करके प्रचार कर रही है और वहां एक आईआईटीएन बाबा को बिठा दिया कि वो आईआईटी करके आया और सन्यासी बन गया। तो इसका मतलब सब आईआईटी वाले बारी बारी निकलो और एक एक मठ अपना कब्जा करो और बाबा बन जाओ। क्या यही आप देश में चाहते हैं? यहां पर रील्स में सब दिखाते हैं कि गोबर में विज्ञान होता है। एक रील्स आप लोगों ने देखी कि नहीं, रोटी में गोबर लपेट के खाओ तो दिमाग बढ़ जाता है, आपकी स्टेमिना बढ़ जाती है। बाबा साहब अंबेडकर का संविधान और मानववादी विचार कहता है, और हम किसान का मेरा लोग जानते हैं, गोबर खाद बना करके खेत में डालो, अनाज पैदा करके पेट भरो। ये विज्ञान कहता है, ये समझदारी कहती है। हम ये चाहते हैं कि इस देश को गोबर खाने वालों का देश नहीं बनना है, इस देश को हलवा खाने वालों का देश बनाओ और गोबर को खाद की तरह वहां डालना। यही लड़ाई है, और लड़ाई अपने दुश्मन को पहचानिए। या आखिर में पैगाम देकर अपनी बात खत्म कर रहा हूं। वो आपका वैचारिक दुश्मन वहां 100 साल पूरा कर चुका है और वो चाहता है कि इस देश को मजहब के नाम पर हमेशा आग में झोंका जाए ताकि आपके बच्चों का स्कूल बंद हो। इसी उत्तर प्रदेश में फरमान आया कि 27,000 सरकारी स्कूल बंद किए जाएंगे। बताओ आप अपना स्कूल बचा पाए क्या? इस देश में नई शिक्षा नीति लागू हो गई है, हेफा बना दिया गया है। सरकार पैसा शिक्षा में नहीं देती, एजुकेशन बजट 10 साल में आधा कर दिया गया है, फेलोशिप बंद कर दी गई है और इस देश को कोई चिंता नहीं। न पढ़ेगा इंडिया, न सवाल पूछेगा इंडिया। और जब न पढ़ेगा इंडिया, न सवाल पूछेगा इंडिया, तो मजहब के नाम पर लड़ेगा इंडिया। और भी अगर बचो तो पहले वो सब कहे थे भारत तोड़ो अभियान, और आजकल कहते हैं भारत खोदो अभियान, कि यहां खुदाई, वहां सर्वे, यहां वो, ताकि लड़ाई बढ़ती रहे। इसलिए इस तरह के आयोजनों का मकसद एक होता है। अपने मकसद को पहचानो मेरे लोगों, गांव के लोगों, कस्बों के लोगों, किसान कमेरा आवाम के लोगों। वो जो निजाम बैठा है वो पूरे देश को निजी हाथों में बेच रहा है, आपके बच्चों की शिक्षा को बेच दिया है। बात ये नहीं है, आप प्रोफेसर की डायरी इसलिए मत पढ़िएगा कि लक्ष्मण यादव को नौकरी से क्यों निकाला। साल बाद आपके बच्चों को शिक्षा मिलेगी कि नहीं, नौकरी मिलेगी कि नहीं। इलाहाबाद में रहता हूं, वहां जाकर देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में 5 साल से शिक्षक भर्ती नहीं आई और जो भी एग्जाम हुआ उसका पेपर लीक हुआ है। बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि वो फैक्ट्री में मजदूरी के लिए सस्ता श्रम बन गई। जरा पता लगाना, 90% का मेरा लोग हो, आप सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं हो, आपके यहां देश में खुलेआम न्यायपालिका में धज्जी उड़ाई जाती है। आज कोई रिटायर हुआ और कल राज्यसभा का सदस्य बन गया। जो जस्टिस साहब लोग बैठे हैं, मुझे बताएं कि अगर कोई कल जाकर राज्यसभा का सदस्य बन गया तो उसने जो पहले फैसला सुनाया होगा, क्या वो सारे फैसले निष्पक्ष हुए? ये सवाल इस देश को सोचना होगा।
और इसीलिए कॉलेजियम सिस्टम लाया गया है। लेटरल एंट्री इसलिए लाई गई कि सीधे ब्यूरोक्रेसी में पहुंचा दो। और प्रोफेसर सूरज मंडल बताएंगे और फिर एक कार्यक्रम शिक्षा पर करना, लेटरल एंट्री से प्रोफेसर बनाया जाएगा, वाइस चांसलर बनाया जाएगा, आपको नेट पीएचडी की जरूरत नहीं। जितने लोग अपने विचार के होंगे, देश पर कब्जा उनका है। हमारे लोग कहां हैं? 90% कहां है? अस्पताल में बीमार बन के लाइन लगाए हैं कि इलाज मिल जाए। लेबर चौराहा आपके सहारनपुर में होगा, सुबह सुबह जब लेबर के लिए वहां लाइन लगती है तो पता करना, जाति जनगणना कराना, 90% इसी कमेरा आवाम के लोग हैं, गरीब, कमजोर, मजलूम। जो बच्चे बेरोजगार हो गए वो हमारे घरों के फर्स्ट जनरेशन के बच्चे हैं, इसलिए वो भटका रहे हैं। मेढक सीधे अगर गर्म पानी में डाल दिया जाए तो वो कूद के उछल के बाहर निकल जाता है, लेकिन उसी मेढक को ठंडे पानी में डालकर धीरे धीरे पानी गर्म करते रहो। मेढक को लगता है कि अभी थोड़ा गर्म हुआ है, ज्यादा गर्म होगा तो उछल के भाग जाएंगे। फिर थोड़ा और गर्म होता है, फिर उसे लगता है कि अच्छा थोड़ा और गर्म होगा तब निकल जाएंगे। थोड़ा और गर्म होता है, फिर वो सोचता है कि अगली बार निकल जाएंगे। धीरे धीरे पानी इतना गर्म होता है और उसकी कूद कर निकल पाने की क्षमता धीरे धीरे कम हो चुकी होती है, और एक समय आता है न मेढक उस पानी से निकल पाता है और न उस अपनी जान को बचा पाता है। समझदार को इशारा काफी। हमारा इम्तिहान लिया जा रहा है, हमारा इम्तिहान लिया जा रहा है कि मजहब के नाम पर मुसलमानों से लड़े, जाति के नाम पर अगर ओबीसी हैं तो दलित से लड़ो, ओबीसी हो तो ओबीसी में बता दो 86 में 56 एसडीएम तो केवल एक ही जाति के हो गए, बाकी सब अपनी जातियों को ओबीसी से लड़ा दो, दलित को दलित से लड़ा दो, और जो सबको लड़ा रहा है वो मलाई खा रहा है। वो अपने दोस्त को पूरा देश बेच करके, देश में 700 जिले हैं और 800 पार्टी कार्यालय बना चुका है। जब उसको सरकार बनानी होती है तो हजारों करोड़ रुपए देकर चुनाव लड़ता है, जब नहीं जीत पाता है तो और करोड़ रुपए देकर विधायक और सांसद खरीद लेता है, तब भी सरकार नहीं बनती है तो पार्टी तोड़ करके आपकी चुनी हुई सरकार को गिरा देते हैं। और उसके बाद भी आपके सामने जब वोटर जाता है वोट डालने तो पुलिस बंदूक लेकर के खड़ी हो जाती है। उत्तर प्रदेश का उपचुनाव आपके लिए नजीर है। अगर नहीं चाहे तो संविधान खत्म हो जाएगा, उसका कोई ऐलान नहीं होगा, फिर केवल कमजोर, बेबस और लाचार बच जाएंगे। जो कौम अपने नोट और अपने वोट की हिफाजत नहीं कर सकती वो कभी हुक्मरान नहीं बन सकती, वो गुलाम ही बनेगी। आज बाबा साहब के संविधान ने जो वोट डालने का अधिकार दिया है और उत्तर प्रदेश उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल सेट कर रहा है। और उत्तर प्रदेश में अगर आपने इसको नहीं रोका, अपने वैचारिक दुश्मन को नहीं पहचाना और इसी बात में लड़ते रह गए कि हम ओबीसी दलित आपस में लड़ जाएं, इसलिए मेरी गुजारिश है मेरे लोगों, जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए। जंग अगर भाई से हो तो हार जाना चाहिए। अगर ओबीसी और दलित के बीच कोई झगड़ा हो तो जो बड़ा हो उसको अपनी बात खत्म कर लेनी चाहिए। आपस में लड़ाई नहीं करो। हमारी नाक लंबी हो गई, दिल छोटा हो गया, इसलिए हमें सारी कमी अपने लोगों में नजर आती है। इसीलिए हम आपस में बटे हैं। आबादी 90% है और हैं कहीं भी नहीं सत्ता में। इसलिए जागो मेरे लोगों, मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू कराने में लोगों ने लाठियां खाई थी। इस मुल्क को कुर्बानी दे करके कोई भगत सिंह, कोई अशफाक उल्लाह खान ने जब कुर्बानी दी होगी तो कभी नहीं सोचा होगा कि आजादी के 75 साल बाद जब वो मुल्क बनेगा तो मस्जिद के नीचे मंदिर खोजेगा या कांवड़ यात्रा पर चलेगा या गोबर खाएगा। इसलिए आज अगर इस मुल्क को बचाना है, साइंटिफिक टेम्परामेंट को बचाओ मेरे लोगों, कलम और किताब को बचाओ मेरे लोगों, अपने इस हक और अधिकार को बचाना जो बाबा साहब के संविधान ने आपको दिया है। इसलिए केवल ये कह के गुजारिश कर रहा हूं, ठीक हो गए, लेकिन ये आयोजन यहां से खत्म न हो, यहां से आगाज हो इसका। मैं लिख रहा हूं जो अंजाम, मैं लिख रहा हूं जो अंजाम, कल उसका आगाज आएगा। मेरे लहू का एक एक कतरा इनकलाब लाएगा। इस इनकलाब के लिए हमें लड़ना होगा। आप ये मंच पर जब कहते हैं कि लक्ष्मण यादव ने नौकरी कुर्बान कर दी, तो मुझे हौसला मिलता है कि मैं अगर उनकी दलाली करके नौकरी ले भी लेता
तो आपसे आंख नहीं मिला पाता, वरना प्रोफेसर तो वहां 10,000 अभी भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में है। लेकिन मेरी किताब पढ़ना अगर मौका मिले, मन करे तो मैंने उसमें केवल यही लिखा कि मेरे लहजे में जी हजूर न था और कोई मेरा कसूर न था। मैंने उनकी हाँ में हाँ नहीं मिलाया। अगर उनकी हाँ में हाँ मिला देते तो यहाँ मयंक यादव, सूरज जी और ये जस्टिस लोग यहाँ पर नहीं बैठे होते। ये समाज की हाँ में हाँ मिलाना चाहते हैं। वो सोचते थे कि नौकरी छीन लेंगे तो डर जाएगा। मैंने भी तय किया कि जुल्म के साये में लब खोलेगा कौन, और हम भी चुप रहे तो फिर बोलेगा। इसलिए याद करना बाबा साहब अम्बेडकर को, याद करना डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को, याद करना अपने पुरखों को, मंडल आंदोलन को। और अरे मेरे लोगों, 90% कमेरा लोगों, आओ हम संकल्प लें कि आपस में भाई भाई से कभी नहीं लड़ेंगे। कमजोर को अगर मारा जाएगा तो हम लाठी लेकर उसे बचाने के लिए खड़ा हो जाएंगे और एकजुटता के साथ बाबा साहब के संविधान को बचाएंगे, सामाजिक न्याय को बचाएंगे। और इन जालिमों से न हमारे पुरखे डरे थे, न हम डरेंगे। अंबेडकर, लोहिया और बिरसा का एक भी वारिस अगर जिंदा रहेगा तो उनकी आंख में आंख मिलाकर कहेगा कि इसे हम नागपुरिया भारत नहीं बनने देंगे, इसे संविधान का भारत बनाएंगे। जय भीम, जय मंडल, कुल गुलाम जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद।